ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज कंप्लीट है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई, स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जल्दी ही अपनी आईसी इंजन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि साथियों हमने प्योर सब्सटेंस में ये डायग्राम स्टडी किया था। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है, ये डूम बना हुआ होता है जो बताता है आपको लिक्विड स्टेट बताता है, लिक्विड वेपर स्टेट बताता है, उसके बाद यहाँ पर वेपर स्टेट बताता है। जैसा कि कोई सब्सटेंस है, इसमें भरा हुआ है, इसको आप बंद रख सकते हैं, खुला रख सकते हैं। इसको आप गर्म करते हैं, लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ पर उसको शो कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इधर शो हो रहा है, एंट्रोपी यहाँ शो हो रही है। और यदि इसमें से कुछ वेपर बनने लग जाए तो वो इस लाइन में आ जाता है अंदर, जहाँ लेटेंट हीट लेता है। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ली जाती है साथियों। टेम्परेचर राइज होता है, सिर्फ लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट, दोनों हीट अलग अलग रोल करती है अपनी। सेंसिबल हीट होती है, टेम्परेचर राइज करती है, जबकि लेटेंट हीट होती है जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है लेकिन फेज चेंज होता है किसी सब्सटेंस का। तो इस प्रकार से किसी सब्सटेंस की स्टेट बताने के लिए डायग्राम बने होते हैं। ये होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, उसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसके बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पर आकर डायरेक्ट जो अपना सब्सटेंस है वो लेटेंट हीट ना लेते हुए जीरो पर फेज चेंज कर लेता है। ये सब डिटेल में जान चुके हैं हम, आरएसी में भी हमने जान लिया है, थर्मोडायनेमिक्स में भी इस पर डिटेल स्टडी कराई जाती है, वहाँ आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर हम आरएसी में देख रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में इसका क्या रोल होता है, ये भी हम जानते आए हैं। लेकिन अब यहाँ जान लेते हैं साथियों, कोई प्रोसेस होता है यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से कोई प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये लाइन होती है इसके अंदर कुछ उसमें ऑलरेडी वेपर होता है, कुछ लिक्विड होता है, उस लिक्विड की वेपर बनती है, इस प्रकार से प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर होता है, इसका कितना हम बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। तो ये टेम्परेचर है साथियों, ये वेपर डूम ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कहा जाए क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का ज़्यादा होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट का कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से कितनी सारी आवश्यकताएं, किस प्रकार से आप किसी रेफ्रिजरेंट को आइडियल कहेंगे, या फिर रेफ्रिजरेंट में क्या आपकी मुख्य विशेष प्रॉपर्टी रहेंगी जो आपको एक अच्छा रेफ्रिजरेंट बता कर देंगी। तो जानते हैं साथियों डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। अब जानते हैं शीतलकों की मुख्य आवश्यक जो प्रॉपर्टी हैं, यह कहा जाए उनके मुख्य गुणों में किस किस को शामिल किया जाता है। तो टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर ये हाई होना चाहिए, क्योंकि साथियों यदि ये हाई नहीं होगा तो ये प्रोसेस अभी आपका यहाँ हो रहा है इस प्रकार से, लेकिन ये लो है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो प्रोसेस आपका ऊपर चला जाएगा तो उसमें सेंसिबल हीट नहीं ली जाएगी। यहाँ पर ये हाई है तो आपका प्रोसेस यहाँ हो जाएगा, सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार का आपको डिजायरेबल गुण चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, हाई होना चाहिए किसी रेफ्रिजरेंट का। और दूसरी प्रॉपर्टी ली जाए साथियों, यहाँ लो टेम्परेचर है। अब ये लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए साथियों, जितना हो सके कम होना चाहिए, जो आपको बॉईल कर दे किसी सब्सटेंस को, बॉइलिंग टेम्परेचर उसका लो होना चाहिए। कोई सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में है, अब वो -20 तक लिक्विड रहता है, उसके बाद आप जाएंगे -30, कितना भी जाए उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो इसलिए जितना लो होगा उतना आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि इतनी वो हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा इस प्रोसेस में 4 से 1 में। प्रॉपर्टियों में देखा जाए कितने प्रकार की होती हैं, थर्मल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो साथियों पहले जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जिसमें क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी लो। जैसा आपको बताया था साथियों, आपका जो सब्सटेंस है रेफ्रिजरेंट घूम रहा है 1 2 3 4 इस प्रकार किसी साइकिल में, यदि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, या फिर कहें जैसे अपना वाटर है 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, तो फिर उससे ज़्यादा लो टेम्परेचर वो नहीं कर सकता, मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए लो। जितना कम फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा उतना फायदेमंद रहेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा अभी आपको बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी लो, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन शुड बी लार्ज, एंथैल्पी है जो वेपराइजेशन की वो बड़ी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। क्योंकि जितनी एंथैल्पी ज़्यादा होगी, अधिक होगी, इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आपका कोई सब्सटेंस है, उसकी एंथैल्पी आप बढ़ाएंगे तो वो वेपर में बन जाएगा। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उतना फायदेमंद होगा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी जो लार्ज होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसे आप समझ सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट,
जितना प्रोसेस होता है साथियों 4 से 1, यहाँ पर 4 से 1 जो प्रोसेस हो रहा है ये रेफ्रिजरेशन लेता है। ये एंथैल्पी में अंतर आपने देखा था, कहीं आप एंथैल्पी डायग्राम स्टडी करते हैं तो उसमें ये एंथैल्पी होती है, उसके बाद सेकंड एंथैल्पी होती है। जितना अंतर होता है इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एब्जॉर्व करता है, तो ये जितना हाई होगा उतना ही आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार एंथैल्पी के साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि उसको हीट लेनी है और रिजेक्ट करनी है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई हुई तो अच्छे से ये सब कर पाएगी, अन्यथा हीट को वो नहीं कर पाएगा, ना तो एब्जॉर्व कर पाएगा ठीक से और ना ही एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी हाई। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं साथियों, कंडेंसर प्रेशर शुड बी मॉडरेट। कंडेंसर का प्रेशर है ना तो कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मॉडरेट रखना चाहिए, क्योंकि आप इसे ज़्यादा करेंगे तो आपको वर्क इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा। आपका मॉडरेट से काम अच्छा होगा, अच्छे से चलता रहेगा। इवोपरेटर प्रेशर शुड बी स्लाइटली मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अवॉइड एयर लीकेज। एयर में क्या क्या होता है साथियों, एयर होती है, मॉइस्चर होता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए आपका इवोपरेटर का प्रेशर, अन्यथा एयर उसमें लीक कर जाएगी, अंदर चली जाएगी, तो बहुत ज़्यादा आप लो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर है, वाटर है उसमें H2O, तो वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा, आपकी लाइनें ब्लॉक कर देगा, पाइप चौक हो जाएंगे। इसलिए अपना कंडेंसर का प्रेशर मॉडरेट होना चाहिए, इवोपरेटर प्रेशर होना चाहिए थोड़ा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उससे थोड़ा अधिक होना चाहिए, क्योंकि हमें अवॉइड कर कर चलना है एयर लीकेज। जैसा अभी आपको बताया था साथियों, कोई सब्सटेंस है इसमें भरा हुआ है, कोई 10 डिग्री, कोई 20, कोई 50, कोई 100 डिग्री पर बॉयल होता है, और कोई -20, -30, -5 इन पर बॉयल हो जाता है, वेपर बन जाता है, जैसा कि हम गैसें इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पर। तो हमें क्या चाहिए, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उनका साथियों उससे रिलेटेड आपको पॉइंट दिखा देते हैं यहाँ पर। लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है साथियों लो होगा, तो वो रेफ्रिजरेंट कौन से होंगे, रेफ्रिजरेंट आर हाई प्रेशर, क्योंकि साथियों उसमें ये सब्सटेंस है, थोड़े ही टेम्परेचर पर ये वेपर बन जाएंगी तो इसमें प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो ये रेफ्रिजरेंट होंगे, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट होते हैं। और इसका उल्टा, यदि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर वेपर बनता है तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट NBP रेफ्रिजरेंट्स आर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट्स, और वाइस बढ़ जाए, आप इसका उल्टा कर सकते हैं, यहाँ आप हाई कर देंगे तो प्रेशर यहाँ पर लो हो जाएगा। हाई नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट आर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट्स, इन्हें लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट कहा जाएगा। जो प्रेशर 4 से 1 प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो कितनी टेम्परेचर पर ये इवोपरेट हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, उसकी बातें चल रही है। तो किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट को क्या कहा जाता है ये सब यहाँ पर आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं विद्वानों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।